आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट, पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, किन रियासतों को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। तो आपको बताना है ब्रिटिश काल में जो हमारे 562 देशी रियासत थे, उनमें से किन रियासतों को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो देखो उस समय क्या होता था ना, जो रियासतें थी ना, उनको उनके आकार, प्रकार और मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, उनके रुतबे के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, प्लस कौन सा रियासत, कौन सा राजा, कौन सा नवाब ब्रिटिश सरकार के प्रति कितना लॉयल है या फिर कहें कितना वफादार है, कितना चाटुकार है, उस हिसाब से उसको जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो कौन कौन से थे वो रियासत, तो यहाँ पर था सबसे पहले बड़ौदा रियासत, जो कि आज के गुजरात में स्थित था और काफ़ी बड़ा रियासत था। उसके बाद कश्मीर रियासत, जो पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर रीजन है ना वो। उसके बाद ग्वालियर रियासत, ये मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद हैदराबाद रियासत, जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के एरिया में फैली हुई थी। मैसूर की बात करें तो ये कर्नाटक में थी। तो इन 5 रियासतों को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। मतलब जब भी कुछ कार्यक्रम होता, इनको बुलाया जाता, तो इनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ध्यान रखना है आपको, ये 5 ही थे। तो एक जो मैंने कूट बताया, आप जो है आंसर में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। तो यहां पर नहीं थे पूछ रहा है, तो देखिएगा अशोक था भाई, दशरथ भी था, बाकी जो चंद्रगुप्त मौर्य है और संप्रति, ये लोग जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म का अनुयायी था। 1 और 4 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं। जतिन दास, जतिन दास जिनको भगत सिंह के साथी थे, इनका संबंध है भूख हड़ताल से मृत्यु। अच्छा, इनकी मृत्यु दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका मृत्यु दिया हुआ है। तो जतिन दास की जो मृत्यु है ना, ये भूख हड़ताल से हुई थी। देखो हुआ क्या था कि जेल में ना अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा था, इसके अलावा दूसरी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल कर दिया और जतिन दास ने भी इसमें सहयोग किया और 64 दिन के बाद जतिन दास की जो है भूख से मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि इन्होंने खुद को गोली मारी थी, बट ये पुलिस मुठभेड़ कहलाएगा। ये जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किसी अपने क्रांतिकारी मित्र से वार्तालाप या फिर मिलने को गए हुए थे। तो वहाँ पर जो है कोई मुखबिर, इन्हीं का क्रांतिकारी साथी जो है मुखबिरी कर देता है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, जिसमें मुठभेड़ होती है और जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके पास गोलियाँ भी खत्म हो जाती है, तो खुद को गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। भगत सिंह की बात करें तो इनको मृत्युदंड दिया गया था भाई, फांसी इनको दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कल्पना दत्त की बात करें तो इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर आप देख लीजिए, कूट मैंने बना दिया है, आप आंसर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं चौथ, एक तरफ जो है ना जमींदारी कर वगैरह दिया हुआ है, बाकी उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। चौथ की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है मराठा साम्राज्य से। मराठा साम्राज्य द्वारा जो कर लिया जाता था ना दूसरे राज्यों से, आय का चौथा हिस्सा लिया जाता था, तो वही चौथ कहलाता था। इक्ता की बात करें तो सल्तनत काल से संबंधित है। इक्ता सल्तनत काल में जो जागीरदारी प्रथा होती थी उसको इक्ता कहा जाता था। जो भी मतलब सुल्तान जो है खुश होकर के किसी को भी इक्ता दे देता था, या फिर उसको जो है इक्तों में बांट दिया जाता था अपने राज्य को। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। अमरम की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अमरम ये भी एक प्रकार का जो है जागीर होता था। अल्तमगा ये भी एक जागीर होता था, जो कि मुगल साम्राज्य में शुरू किया गया था और ये जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था अल्तमगा जागीर को। आंसर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग में मृतक संस्कार के क्या नियम थे। पूर्व पाषाण युग में मृतक संस्कार के नियमों की अगर हम बात करें, आप लोग भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पूर्व पाषाण युग में मृतक संस्कार किस प्रकार से होता था, तो भाई हमको जो साक्ष्य मिला है वो दाह संस्कार का साक्ष्य मिला है। खुले आसमान के नीचे शव को छोड़ देना, यह भी साक्ष्य मिला है। दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। देखो दाह संस्कार जिसमें डेड बॉडी को जलाया जाता है, खुले आसमान के नीचे शव को छोड़ देना, इसमें क्या होता था,
किसी जंगल में या सुनसान जगह पर जहाँ लोगों की आवाजाही नहीं होती है वैसे जगहों पर डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता था, और डेड बॉडी को जो है ना चील कौवे खा लेते थे, और उसके बाद जो अस्थियाँ बचती थी उसको फिर बाद में लोग ज़मीन में गाड़ वाड़ देते थे। तो ये होता था खुले आसमान के नीचे शव को छोड़ देना, इसको आंशिक समाधान कहा गया है। उसके बाद दफनाते भी थे ये लोग। इसके अलावा एक और प्रमाण मिलता है, हालांकि इसके प्रमाण तो नहीं मिलते हैं। पानी में बहाने का जो है ना वो भी कुछ जगहों पर प्रचलित था, बट यही 3 आपको लगाना है। तो तीनों प्रकार के मृतक संस्कार प्रचलित थे। तो आपका उत्तर 1, 2, 3 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है रजाकार का संबंध है। रजाकार आसान सा क्वेश्चन है। रजाकार का संबंध है हैदराबाद से। हैदराबाद का जो निज़ाम था, आखिरी निज़ाम उस्मान अली, इसने जो है एक आतंकवादी संगठन की स्थापना की थी जिसको रजाकार के नाम से जाना जाता था। इनका काम क्या था? जो गैर मुस्लिम थे या फिर सीधे सीधे कहे हिंदुओं को ख़त्म करना, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद फिर रियासतों के विलय की बारी आई। हैदराबाद की जब बारी आई तो हैदराबाद ने बोला कि मैं स्वतंत्र रहूँगा, बाद में बोलता है कि मैं पाकिस्तान में मिलूँगा। मतलब इसकी जो नीति थी थोड़ी अलग टाइप की थी। और हैदराबाद का जो शासक था वो मुस्लिम था, बड़े बड़े पद जो है मुस्लिमों के पास थे, और जनता जो है हिंदू थी। लगभग 80 से 85% जो आबादी थी वो गैर मुस्लिमों की थी। यहाँ पर हमारे भारत के जो नेता थे वो चाहते थे कि यहाँ पर जनमत संग्रह हो, लेकिन जो सुल्तान था निज़ाम उस्मान अली, ये डरता था जनमत संग्रह से, क्योंकि हैदराबाद की अधिकांश जनता जो है भारत में विलय चाहती थी। लेकिन जो निज़ाम था वो भारत में विलय न चाह करके वो जो है ना अपना अलग रहना चाहता था। तो इसीलिए वो क्या करने लगा, रजाकारों की टीम बनाई या फिर रजाकार को गठित किया और इनको आदेश दिया कि हिंदुओं को ख़त्म कर दो, क्योंकि हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसने 2 आदेश दिए। पहला आदेश ये दिया कि हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने को बोलो, जो नहीं अपनाता है उनको मार दो। इसका सीधा सीधा ये तरीका था कि हिंदुओं की संख्या को कम किया जाए, हिंदुओं को अल्पसंख्यक किया जाए और मुस्लिमों को बहुसंख्यक किया जाए। तो जब भी जनमत संग्रह होगा तो वो हैदराबाद के पक्ष में होगा, ऐसा इसको लगता था। अगला क्वेश्चन दिया है रिपन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। रिपन की अगर हम बात करें तो 1880 से 1884 तक ये भारत का वायसराय था। तो इसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, न कि लागू किया था। पहला कथन गलत होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इसी ने भारत में जो स्थानीय स्वशासन है ना, चाहे वो पंचायती राज हो या फिर नगरीय निकाय, पंचायती राज आज जैसा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसने शुरू किया था स्थानीय शासन को। अगला दिया है प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। इल्बर्ट बिल इसी के समय में आया था। इल्बर्ट बिल क्या था कि इस बिल के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस विधेयक के तहत भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय के मुकदमे सुन सकते थे। तो ये पहले क्या होता था कि जो यूरोपीय है ना, जो भारत में जो भी यूरोपीय कर्मचारी हैं, चाहे वो अंग्रेज हो फ्रांसीसी हो, खास करके अंग्रेज जो कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं या फिर जो ऐसे भी रह रहे हैं, तो कुछ अपराध कर लेते हैं, कुछ भी मामला होता है तो उनके मुकदमे जो अंग्रेज है ना वही सुनते थे। लेकिन इस बिल के तहत, इस विधेयक के तहत भारतीय भी यूरोपियों के मुकदमों को सुन सकते थे। उसके बाद प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी इसी के समय आया था 1881 में। तो पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो 2, 3, 4, 5 ये सही है। 2, 3, 4, 5 सर। अगला क्वेश्चन दिया है आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है आनंद मठ। और ये क्यों खास है, तो देखो 2 चीज़ों के लिए याद किया जाता है आनंद मठ को। एक तो सन्यासी विद्रोह पर इन्होंने उपन्यास लिखा, ये मूलतः उपन्यास है आनंद मठ। तो सन्यासी विद्रोह का इसमें जो है अच्छा खासा ब्यौरा दिया हुआ है। उसके बाद इसी में आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत भी उल्लेखित है। तो इन 2 कारणों से काफ़ी चर्चे में रहा। बांग्ला भाषा में लिखा गया था और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इलाहाबाद नगर की स्थापना किसने की थी। इलाहाबाद नगर की स्थापना की थी अकबर ने। लगभग 1774 के आसपास जो है इसने इलाहाबाद नगर की स्थापना की। या फिर कहें इलाहाबाद जो है पहले प्रयाग के रूप में जाना जाता था, तो प्रयाग का नाम बदल करके ही इसने इलाहाबाद कर दिया। उसमें किले वगैरह बनवाए ना, तो उसमें फिर उसको इलाहाबाद कह दिया गया। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, जलालुद्दीन खिलजी के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया। बिल्कुल ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का पहला शासक। तो इसी के समय 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उसके बाद बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ये भी सही है, क्योंकि देखो जो 1294 में आक्रमण हुआ था उसमें सुल्तान की रजामंदी या फिर सुल्तान ने कोई परमिशन नहीं दिया था या कोई आदेश नहीं दिया था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है ना 1296 में अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने जो है दक्षिण के लगभग सभी राज्यों पर आक्रमण किया था और पूरे दक्षिण को अपने अधिकार में कर लिया। तो दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। तीसरा दिया है, गयासुद्दीन तुगलक के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत के राज्यों का दिल्ली सल्तनत पर विलय हुआ। ये भी सही है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जीता, लेकिन वहाँ के राज्यों को वापस वहाँ के राजाओं को सौंप दिया कि भैया शासन करते रहो, मुझे टैक्स देते रहना। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वहाँ के राजाओं के माध्यम से वहाँ के राजाओं को अपना करद राज्य बना लिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक टैक्स दिया करते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, वो टैक्स वैक्स लेने के स्थान पर सीधे बोला कि भाई हम सीधा रूल करेंगे, और वहाँ के राजाओं को खत्म कर दिया और वहाँ पर जो है अपने आदमी बिठा दिए। तो तीनों कथन सही हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।